नमस्कार, वेलकम टू सबलाइम न्यूज। आज मैं बताने वाला हूं महाराष्ट्र किस तरीके से बागी विधायकों को जिस तरीके से खारिज करने की बात चल रही थी, महाराष्ट्र सरकार ने जो बड़ा अहम कदम उठाया था उस पर क्या हुआ। आज इस तरीके से आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये मामला जो अपोजिशन यानी शिंदे टीम, शिंदे गुट की तरफ से जो इस सदस्यता को बचाने की मुहिम जारी हुई और जो कानूनी दांव पेच से वो लोगों ने अपना हथियार बनाया, वो हाई कोर्ट नहीं गए बल्कि सीधा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी फटाफट उनकी कार्रवाई की और फटाफट उनके बारे में फैसला सुना दिया। और फैसला ये सुनाया कि इनकी जो उद्धव ठाकरे की जो रिक्वेस्ट थी कि विधायकों को बेदखल करना है, विधायकों की सदस्यता को खत्म करना है, उस सदस्यता को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट खुद इन्वॉल्व हुए और इन्वॉल्वमेंट का उन्होंने जो डिसीजन दिया कि 11 तारीख तक उनकी सदस्यता के ऊपर कोई अंदर किस तरीके से बागी विधायकों को जिस तरीके से खारिज करने की बात चल रही थी, महाराज नहीं हो सकती। और उल्टा उन्होंने डिप्टी स्पीकर को भी तलब किया कि कैसे आपने इनकी अटेंड किया। पूरी मतलब आज से यानी आज सोमवार का दिन जो था बड़ा ही अहम था, क्योंकि राज्यपाल ने भी आज अपनी कुर्सी संभाली और हफ्ते का पहला दिन था और सबकी नजर टिकी हुई थी कि इनकी सदस्यता का क्या होगा। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने एक्शन लिया था 12 विधायकों के ऊपर, फिलहाल उनका जाने से बच गई है। लेकिन देखने की और गौरतलब बात यह है कि एक तरफ शिंदे गुट में बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है कि उनकी सदस्यता को सुप्रीम कोर्ट ने महफूज कर दिया, सेफ कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की अगर कैंप की आप बात करें यानी महाराष्ट्र सरकार की बात करेंगे, मैं इसलिए बोल रहा हूं महाराष्ट्र सरकार क्योंकि महाराष्ट्र सरकार आज भी है, मतलब अस्थाई है। सरकार पूरी तरह से, या कहें कि सरकार अभी तक ऑफिशियली है, ये सरकार गिरी नहीं। जैसे इन्होंने उद्धव ठाकरे ने पिछले 2 दिनों में फटाफट अपने पार्टी की मीटिंग, आज भी 5 बजे मीटिंग थी, और विधान परिषद और जितने भी एमएलए जो उनके यहाँ पर थे और जो मिनिस्टर थे, उन सबको, जो भी चाहे गिने चुने ही मिनिस्टर्स क्यों ना हो, लेकिन उनको बुलाया गया और उनके साथ बैठक की गई। और इससे पहले कल की जो खबर आ रही है, कल इन्होंने अपने पूरे महाराष्ट्र में करीब 37 जो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो आते हैं, वो 37 निकाय में से 37 मेंबर हैं यहाँ पे। और उन 37 में से जब उन्होंने ऑडिट किया तो उनके हाथ से जाने वाले जो कैंडिडेट हैं या कॉरपोरेटर हैं, वो करीबन 6 से 7 अगर गए तो गए उनकी तरफ, यानी कि शिंदे गुट में, नहीं तो सारे, मतलब लगभग 37 में से 32 के 32 उद्धव ठाकरे के साथ यानी शिवसेना के साथ, यानी सच्चे और पक्के शिव सैनिक साबित हुए। और वो आज भी शिवसेना की आज भी रैली थी। आपको बताता चलूं कि आदित्य ठाकरे ने भी बहुत अपने दादा यानी स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के अंदाज में स्पीचेस दिए और सारे शिव सैनिक को एक एनर्जी दिया, एक पावर दिया, और एक युवा गुट की जिस तरीके से वो मेंबर्स को बढ़ा रहे हैं और मजबूत कर रहे हैं, उनमें भी एक एनर्जी भरा। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की इस माहौल में पहली रैली थी, और इस पहली रैली में भांडुप के पास जो रैली थी, गोवंडी के पास, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा अपने शिव सैनिक को तरोताजा किया। उन्होंने बताया किस तरीके से जो लोग बागी हुए हैं आज की तारीख में, किस तरीके से उन्होंने ऑटो रिक्शा ड्राइवर से के आदमी को, जो ऑटो एक जमाने में, आज से शायद 30 साल पहले ऑटो रिक्शा ड्राइवर थे, उनको किस तरीके से वहां से कॉर्पोरेटर बनाया, 3 बार विधायक बनाया। बाला साहब ठाकरे के टाइम में भी उनको प्रमोशन मिला, और आज यानी कि पिछली बार भी और इस बार भी उद्धव ठाकरे ने उनको मंत्री बनाया। लेकिन इससे पहले, जब आपको मैं बताता चलूं, शायद आपको पता हो या नहीं हो, कि जिस तरीके से जब महाराष्ट्र में सरकार बन रही थी, जब बीजेपी से तालमेल नहीं बैठ रहा था, तब इन्होंने महाराष्ट्र में अपने सीएम कैंडिडेट का फेस उद्धव ठाकरे ने इन्हीं को दिया था। लेकिन अब जब यूपीए यानी कि एनसीपी, शरद पवार और कांग्रेस, जब इनके साथ अलायंस हुई, तो उन लोगों ने, शरद पवार ने प्रपोज किया था कि उद्धव ठाकरे आप ही इस राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन गौरतलब बात यह है कि इसके बाद भी जो अभी हाल में एमएलसी का चुनाव हुआ, 3 लोग बीजेपी से जीत के गए और एक इधर आए, यानी 6 सीट पे चुनाव हुआ था। लेकिन इन सब के साथ साथ जिस तरीके से इन मेंबरों के खिलाफ जनता सड़क पर उग्र हो रही है, आप सोच नहीं सकते। शिव सैनिक आज पूरी तरह से, लगभग आप समझ लें कि 90% शिव सैनिक इन
बागी विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ मोर्चा संभालने को तैयार है। लेकिन अर्थव्यवस्था, जो यहाँ का हालात है, यहाँ की जो सिक्योरिटी है, यहाँ का जो कानून है, वो राज्य सरकार के दायरे में आता है और कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे इस चीज को कंट्रोल करके बैठे हैं और अपनी पुलिस और अपने शिव सैनिक दोनों को बैलेंस करके चल रहे हैं। अभी देखने की बात यह है कि जिस तरीके से यहां से पिछले दिनों मीटिंग हुई अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस और ये बागी लीडरों की बड़ौदा में, ये दिल्ली, यहां से दिल्ली बड़ौदा, ये सारा कनेक्शन चलता रहा। आप लोगों ने सोशल मीडिया और जो गोदी मीडिया के अलावा हमारे यूट्यूब के ऊपर जितने चैनल्स हैं उनमें आपने देखा भी होगा। लेकिन दूसरी तरफ गोदी मीडिया आज भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही आवाज उठा रही है और उनके खिलाफ की न्यूज चला रही है, क्योंकि उनको पता है कि जितना हो सके भाजपा से आप पॉजिटिव न्यूज चला सकते उतना चलाएं, और बागी विधायकों को वो हीरो बता रहे हैं और उद्धव ठाकरे को विलन बता रहे हैं। जबकि इनकी शिवसेना की बदौलत वो मंत्री बने, या आप कह सकते हैं कि जो विधायकी भी जीत के 3 बार आया, वो सिर्फ और सिर्फ शिवसेना का जो ठप्पा है उसकी वजह से आए, ना कि उन्होंने इंडिपेंडेंट या अपने बलबूते पे आए। तो अब मामला पिछले कल जब गरमाया तो ये बात खबर आई सबके सामने कि जो दूसरी पार्टी वो लोग बना रहे हैं उसका नाम होगा शिवसेना बाला साहब ठाकरे। तब उद्धव ठाकरे ने उसके ऊपर एतराज जताया कि हमारे पिता बाला साहब ठाकरे हैं तो हमारे बाप का नाम मैं लिख सकता हूं, आप नहीं, आप अपने बाप का नाम यूज कीजिए और हमारी पार्टी से अलग होकर चुनाव तो जीतिए। क्योंकि महाराष्ट्र का एक इतिहास रहा है कि जो भी शिवसेना से निकल के गया है वो अपनी सीट को नहीं निकाल पाया है, चाहे वो लोकसभा की चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का हो, चाहे ये कॉरपोरेशन तक का हो, ये इतिहास है। तो आपको बहुत गौरतलब बात यह है कि आने वाले दिनों में अब ये सड़क से लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा चुकी है, लेकिन उद्धव सरकार सड़क से विधानसभा तक इस लड़ाई को पहुंचाते हैं या फिर सुप्रीम कोर्ट के रास्ते फिर वो विधानसभा तक आता है। अगर ऐसा कुछ हुआ और अगर ये सरकार भंग होती है, राष्ट्रपति शासन अगर लगता है, तो चुनाव दोबारा से होंगे, और चुनाव जब होंगे तो वो जो 38-40 विधायक यहां से बागी होके महाराष्ट्र सरकार को और महाराष्ट्र को छोड़ के गुजरात गए, गुजरात से आसाम में बैठे हैं, उनका जितना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। क्योंकि 106 सीट भी महाराष्ट्र में अगर बीजेपी अलायंस की वजह से लेकर आई, ना कि अपने दम पर यहाँ की सीट लेके आई, तो ये वक्त बताएगा कि किस तरीके से समीकरण बनता है। ये तो थोड़ा बहुत आगे की बात है, लेकिन 11 तारीख तक क्या क्या महाराष्ट्र में होता है इसकी हम आप तक खबर पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से सरकार की एक्टिविटी हो रही है, विरोधी दल की हो रही है, यानी जो बागी विधायक हैं उनकी दल की हो रही है। लेकिन जो कानून के एक्सपर्ट हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, उनका कहना है कि वो जो बागी विधायक हैं उनको किसी न किसी पार्टी में विलय होना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्ट पार्टी बनाकर अपना झंडा नहीं खड़ा कर सकते, ना अपनी सरकार को बना सकते। तो उनके पास सिर्फ 2-3 विकल्प है। सबसे बड़ा विकल्प है बीजेपी, या तो वो डायरेक्ट बीजेपी ज्वाइन करें, या फिर दूसरी पार्टी है महाराष्ट्र में नवनिर्माण सेना यानी राज ठाकरे की, या तो उस पार्टी को ज्वाइन करें, और एक और भी ऐसी पार्टी है जिसको वो ज्वाइन करके अपनी पार्टी या अपना प्रस्ताव बीजेपी के साथ अलायंस करके सरकार बनाने की प्रक्रिया करें। देखने की बात यह है कि बीजेपी शुरू से अभी इस बार इनडायरेक्टली अपना रोल निभा रही है, क्योंकि पिछली बार रातों रात यही राज्यपाल साहब जो अभी हैं, इन्होंने अजित पवार को डिप्टी सीएम की शपथ दिला दी और देवेंद्र फडणवीस को सीएम की शपथ दिला दिया। लेकिन जब बहुमत सिद्ध करने की बारी आई तब वो फेल हो गए। इसलिए इस बार पूरी तरह से भाजपा अपना गेम जो है बहुत सेफ खेलने की कोशिश कर रहा है। इनडायरेक्टली जितना भी विमान यहां से वहां जा रहा है, और लाखों रुपए 5 स्टार होटल में बताया जा रहा है कि 80 से 90 रूम वहां पे बुक हैं रेडियंट होटल में गुवाहाटी के अंदर, और ये चार्टेड प्लेन दिल्ली जा रही है, बड़ौदा जा रही है, आसाम जा रही है, इन सब का खर्चा कौन उठा रहा है? तो ये क्लियर है, जो भी उठा रहा है आप सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि आप तक जो भी निष्पक्ष खबर है आप तक पहुंचाई जाए, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली खबर को भी आपने बहुत फैलाया और बहुत पसंद किया, तो इस खबर को भी आप जितना से ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय महाराष्ट्र, जय हिंद।